डॉक्टर फातिमा शौकत जो कि कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहीम धनानी, स्पेशलिस्ट इन हेड एंड नेक कैंसर ओरल कैविटी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम जब्बार, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, और साथ में डॉक्टर साइमा जहूर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट JPMC। मैं आप तमाम तरह गेस्ट को अपने शो में खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि पहले तो शाज़ नादर सुनते थे किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन अब हम कैंसर के इतने केसेस अपने आसपास देखने लग गए हैं। और पहले हम देखते थे कि किसी एज वाले शख्स को कैंसर हुआ है या कोई भी ऐसी बीमारी लाहक हुई है। अब तो हम यंग लोगों में भी देख रहे हैं कि एकदम से कैंसर की जो है वो डायग्नोस हो रहा है। क्या रीज़न है डॉक्टर साहब, ये कैंसर इतना क्यों फैल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। कैंसर क्यों फैल रहा है? एक्चुअली कैंसर बेसिकली है क्या? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। एबनॉर्मली सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमें नहीं पता। कुछ कॉजेज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हम नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, उसमें म्यूटेशंस हो सकती हैं, उसमें एज फैक्टर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, यानी अगर जिसमें हम बदलाव लाएं, जिसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो कहीं ना कहीं हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ आती है लाइफस्टाइल। मैं भी आपका सुन रही थी इंट्रो में, आपने कहा लाइफस्टाइल अच्छा होने के बावजूद लोगों को कैंसर हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल करना चाहें भी तो कहीं ना कहीं हमें अपने डाइट, सबसे पहली चीज़ लाइफ स्टाइल में हमारी डाइट आती है, तो हमें खुद भी नहीं पता कि वो डाइट हेल्दी है भी कि नहीं। जो हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं। हमें चिकन में पता चल रहा है क्या है, हमें सब्जियों का पता चल रहा है, हमें दालों का पता चल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस कितना ऐड कर रहा है उसमें? बिल्कुल कर रहा है। स्ट्रेस आपका इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं हिट कर रहा होता है। और मेरी अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो मैंने देखा है कि जहाँ स्ट्रेस का एलिमेंट है वहाँ इम्यून सिस्टम आपका ड्रॉप होता है, वहाँ आपकी विल पावर कहीं ना कहीं कम होती है। और इम्यून सिस्टम जब कम होगा, दे आर द फाइटर सेल्स, वही कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं बॉडी में। जब आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली कैंसर सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद हैं, लेकिन उसको कौन कर रहा है? हमारे फाइटर सेल्स उसको खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डाउन हुई तो फाइटर सेल्स कम हो जाते हैं और ऑफ कोर्स कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कैंसर बना देते हैं। डॉक्टर साहब, आप ही बताइएगा कि आपकी अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस है, आपको उसमें मेन रीज़न क्या लग रही है और कौन कौन सी अलामत आपको ऐसा लगता है कि जिस पे लोगों को अलार्म हो जाना चाहिए? जी थैंक यू। देखिए, मैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी देखता हूँ, यानी बच्चों के कैंसर देखता हूँ। तो बच्चों के कैंसर में ये बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम अगर एडल्ट ऑन्कोलॉजी की बात करें तो उस तरह के फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों में इस तरह से लाइफस्टाइल या इस तरह के फैक्टर्स जी। सो बच्चों में मेनली जो हम कॉज देखते हैं दैट इज़ जेनेटिक एसोसिएटेड। सो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि म्यूटेशंस या ऐसी कोई चीज़ें जो कि तो वो तब्दीली लाती हैं जीन्स के अंदर और उससे फिर जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करती है, कोई बीमारी या कैंसर डेवलप होता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, जैसे बच्चों में कहते हैं कि अगर बच्चे को एक टाइम से ज़्यादा बुखार अगर रहे, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा वो तो नहीं आपको बता सकता कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, तो आपको कहाँ पे समझ जाना चाहिए कि आपको कहाँ पे CT स्कैन या किसी भी बड़ी डायग्नोसिस के लिए चले जाना चाहिए? सो देखिए, ये देयर आर डिफरेंट डिजीज़ ग्रुप्स। अगर हम बच्चों के कैंसर की बात करें तो मुख्तलिफ कैंसर्स हैं बच्चों में। बच्चों में कैंसर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने एडल्ट ऑन्कोलॉजी में हम देखते हैं, और उतना कॉमन भी नहीं है जितना हम बड़े ब्लड कैंसर बड़े लोगों में देखते हैं, एडल्ट्स में देखते हैं। सो बच्चों में जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है दैट इज़ ब्लड कैंसर, जिसको एक्यूट ल्यूकीमिया हम कहते हैं। सो उसकी जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं या जो अलामात हैं, वो फीवर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो फीवर होता है जो अनएक्सप्लेन फीवर। जब भी हम बात बता रहे होते हैं या जब हम कम्युनिटी में इस तरह के अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं तो हमारा एम्फेसिस होता है वो यही होता है कि अगर एक बुखार की वजह हमें मालूम नहीं हो रही है, परसिस्टेंट फीवर है और अनएक्सप्लेन फीवर है, सो देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि जी उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। और उसमें कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है, एक बहुत ही बुनियादी टेस्ट होता है जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, CBC। और उस CBC की बुनियाद पे हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ब्लड कैंसर की तशखीस कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट ब्लड कैंसर। इसके अलावा जो बच्चों में कॉमन कैंसर्स हैं, जिसमें गदूद का कैंसर है, लिम्फोमा, सो वो बाय अपीयरेंस, बाय फिजिकल फाइंडिंग्स हमें पता चल जाता है, शक हो जाता है उसके ऊपर कि गदूद हैं और वो बड़े हुए हैं, गुठलियों की शक्ल में आ रहे हैं और वो
मुस्तकिल हैं। अमूमन जो कॉज होता है इन गदूद का वो इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा। बट इन्फेक्शंस अगर आपको सामने कोई कॉज नहीं लग रहा है, कोई वायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है और एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, कोर्स दिया गया और उसके बावजूद वो परसिस्ट कर रहे हैं या वो ग्रो कर रहे हैं, वो साइज में बढ़ रहे हैं, जी, जी। सो वो अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो हमारा डॉक्टर साहब ये लोगों को बहुत कोई मसला है हमारे साथ लोगों के कि जी एक तो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। बच्चे को भी बुखार होता है, हम उसको 3 दिन देते ही नहीं है, हम बच्चे को फ़ौरन जी हम एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स कितने बड़े दुश्मन है बच्चों का? देखें, एंटीबायोटिक्स कहीं ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, बट वो यही होता है कि लेकिन पहले दिन तो डॉक्टर साहब नहीं लगा देना चाहिए ना। जब वो सेल्फ मेडिकेशन वाला जो आपका पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें यकीनन ये होना चाहिए कि हमें किसी मुआलिज से यानी एक पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर लेना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो बच्चों के इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल होते हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं और वो बहरहाल पीडियाट्रिशियन का या डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं आपने अपने बच्चे को कब जो है एंटीबायोटिक्स पे डालने। मुझे पता है पोस्ट कोविड हमने भी देखा है कि ये एकदम से बड़ा अब लगता है कि हर चीज़ बदल गई है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो गई है, हमारी हेल्थ की डायनामिक्स चेंज हो गई और बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि हम बहुत सारे केसेस की सिविरिटी भी जो है ना वो बढ़ गई है पोस्ट कोविड। डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि कैंसर के केसेस में भी क्या अभी तक ऐसी कोई रिसर्च आई है या आपके अपनी इसमें आई रिसर्च में आई हो? एक्चुअली कोविड से कोरिलेट तो नहीं, लेकिन जो विद पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जो आप जैसे आप जिक्र कर रही थी यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है। तो वो मी बीइंग अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हम हर तरह के ट्यूमर्स देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो वो ये नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप्स को हम देख रहे होते हैं, तमाम ट्यूमर्स को हम डील कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो जो नंबर ऑफ कैंसर्स का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसमें यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जैसे बुक्स में लिखा होता है कि ये ट्यूमर इस एज ग्रुप में होगा, 50 के बाद कॉमन है। जैसे रेक्टल कैंसर्स हैं वो 50 के बाद कॉमन है, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आ रहे होते हैं लाइक अंडर 30 ईयर्स, और जितने यंग कैंसर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, जितनी यंग एज में, वो उतने एग्रेसिव होते हैं। उतने एग्रेसिव होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी, उनके आउटकम्स भी उस तरह के नहीं होते जितने रिसर्च में और उसमें मेंशन हुए हुए थे कि इनके अच्छे आउटकम्स हैं, लेकिन उनके आउटकम्स बेटर नहीं होती क्योंकि वो सारे आपके इम्यून सिस्टम को बाईपास करके और आपके कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी में। तो वो बहुत एग्रेसिव बायोलॉजी के साथ डेवलप होते हैं और उनका जो भी हम ट्रीटमेंट करें आउटकम्स वैसे नहीं होते जैसे एक्सपेक्टेड होते हैं। सेकेंडली, जो हमने मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन पैथोलॉजी है कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स में होता है, लेकिन हमारे पास कराची में एक बहुत डिफरेंट पिक्चर और सिनेरियो है जिसमें हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, इक्वल टू ब्रेस्ट कैंसर हम हेड एंड नेक कैंसर्स को देख रहे हैं। जी जी। और ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे सिंध और कराची में। और इसका रीज़न, जो मेन रीज़न है ना, वो हम सबको पता है कि वो पान, गुटखा, छालिया, निस्वार, उसकी एडिक्शंस। तो उस तरह के कैंसर्स हम ज़्यादा देख रहे होते हैं और जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो इतने एडवांस ट्यूमर के साथ आ रहे होते हैं कि उनके आउटकम्स अफेक्टेड हैं। अच्छा, ये क्या लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं और वो जब एकदम आते हैं तो उस वक्त 4 स्टेज, क्योंकि अभी जैसे मैं बात भी कर रही हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं हमारे मेकअप में भी उनको भी माउथ कैंसर हुआ और वो भी यंग बंदा, वो उसकी भी डेथ हो गई हमारे। सो मतलब ये इतने ज़्यादा पेशेंट्स को दिख तो रहा होता है, ऑब्वियसली इतने ह्यूज मास के साथ वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी ओरल हाइजीन भी खराब हुई होती है, मुंह भी नहीं खुल रहा होता, खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन वो इलाज से घबरा रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अभी मेजर सर्जरी होनी है, इसके बाद शुआएं भी होनी है, कीमो भी होनी है, फिर एक मिथ है कि बायोप्सी होने से और फैल जाएगा, जबकि वो सामने बढ़ता हुआ दिख रहा होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अक्सर लोग कहते हैं जी जैसे हम एक जगह से बायोप्सी कराई तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप फलानी जगह से अगर इलाज कराना है तो कह रहे नहीं जी यहाँ से दोबारा से बायोप्सी कराएं, तो वो कहते हैं कि जी एक चीज प्रिक होगी तो फिर चांसेस उसका फैल जाएगा, कैसा है बायोप्सी? सो बेसिकली जब आप बायोप्सी करते हैं ना, कट लगता है, तो वो ट्यूमर की ग्रोथ तो डेफिनेटली होती है, लेकिन ट्यूमर की ग्रोथ होती है तो वो एक लिमिटेड एक्सटेंट पे ही हो रही होगी ना जब आपने कट ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद इलाज होना है। पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो बायोप्सी के कट लगने के बाद घर बैठ जाते हैं एंड देन वो बोलते हैं कि वो तो ग्रो कर गया। फॉरेन ट्रीटमेंट होना है उसके बाद उसका, जब भी बायोप्सी करवाई गई है कि आप बायोप्सी करें, उसको पता चले कि ये किस टाइप का ट्यूमर है, उस हिसाब से इलाज डिसाइड हो। अच्छा, खवातीन में अगर सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर है, देन सर्वाइकल कैंसर है, और अगर हम बंदों में देखें तो डॉक्टर साहब बंदों में ज़्यादातर एक माउथ कैंसर, ऑफ कोर्स पान, गुटखा, छालिया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो एज डॉक्टर फातिमा सेड के अगर हम ग्लोबोकॉन 2022 की बात करें, जो लेटेस्ट उनका उन्होंने डाटा जो शेयर किया है,
उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर अमंग फीमेल सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर, एंड देन अमंग मेल्स ओरल कैविटी कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन। और अगर हम कंबाइन करें तो फर्स्ट नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट एंड देन ओरल कैविटी। सो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग पान, छालिया, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट पुटिंग बैन ऑन ऑल दीज स्टफ, फिर भी ये कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। एज डॉक्टर फातिमा सेड, दिस इज़ वेरी कॉमन। जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस इवन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बायोप्सी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को भी बायोप्सी का कहते हैं तो एक कॉमन मिथ है कि जी बायोप्सी करने से ट्यूमर फैल जाएगा। हम बायोप्सी ना करें तो भी ट्यूमर तो फैलता रहेगा, वो तो अपनी जगह पे बढ़ रहा है और ऑब्वियसली फिर वो अपनी जड़ें गर्दन की गिल्टियों में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फेंकते हैं, एंड देन इट बिकम्स इनऑपरेबल, ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रहता। सो पहली चीज़ जो आई वुड वांट टू मेक इट क्लियर कि जी बायोप्सी इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और बगैर बायोप्सी के इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एनीवन, बिकॉज अगर हमें डायग्नोसिस ही नहीं पता, ऑब्वियसली क्लिनिकली हमें पता चल रहा होता है कि जी ये कैंसर लग रहा है, लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो से गुजारना इससे पहले हमें तशखीस ज़रूरी है। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर जैसे डॉक्टर फातिमा सेड के हमें पता होता है, वी आर अडल्ट्स और हमें सब चीज़ का आइडिया है कि क्या हो रहा है, बट वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ डिनाइल, हम एक चीज़ को एग्री नहीं कर रहे। हमारी बॉडी में बता रही होती है कि there's something going on, इससे पहले कि कोई बहुत एविडेंट चीज़ सामने आ जाए, क्या हमारी बॉडी कहीं बता रही होती है, कोई साइंस दे रही होती है, सिग्नल देती है? सो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ओरल कैविटी या हेड एंड नेक कैंसर्स आर दो सॉर्ट ऑफ कैंसर के वो चीख चीख के बोलेंगे, ठीक है। सो मुंह के अंदर कोई जख्म बन जाना, आवाज़ का तब्दील हो जाना, खाने पीने में मुश्किल होना, मुंह कम खुलना, ये सारी अलामत है विच इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर हेड एंड नेक। अच्छा, इसको हम मजीद भी चाहेंगे ज़रा मुफस्सल तरीके से इस पर बात करें, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं फैसलाबाद से, सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, हमें डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि वो हमारी सिस्टर है, उनको तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं, उनके सर के बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, हेलो। हाँ जी सुमेरा, सुन रही हूँ मैं आपको। जी, हमें डॉक्टर से मशवरा करना था कि हमारी एक बहन है जिसके 15 साल हो गए हैं, सर के ना बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े उगते हैं, उगते फिर शुरू हो जाते हैं उतरना। अच्छा, तो ये हम इसके बारे में पूछना था कि डॉक्टर से कि इसका हम कौन सा टेस्ट करवाएं कि जिससे पता चले कि ये क्या वजह है। ओके, और ये आप बता रहे हैं आपकी बहन की एज क्या है वैसे? 35 ईयर्स। अच्छा, तो उनको वैसे कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई चीज़ उनको? नहीं, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, हमसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उनसे बहन के हवाले से? नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स बाल झड़ना के से रिलेवेंट, अगर हम कैंसर से रिलेवेंट बात करें तो वो तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स और उसकी वजह से हो रहा होता है, लेकिन अदरवाइज मे बी इनको कोई और मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से वो बाल झड़ रहे हैं, हार्मोनल भी हो सकता है। जी जी, वो तो फिर वो ऑफ कोर्स वो उससे कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसके हवाले से इनको गाइड करेंगे कि उनको उसके रेलेवेंट क्या टेस्ट कराना होगा। हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, कुछ और मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो वो आई थिंक वो इससे रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन उनको डेफिनेटली उसके डॉक्टर के पास, बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ ऑफ कोर्स उनको कंसल्ट करवाएं। हमारे अनफॉर्चुनेटली इशू यही है कि हम रेलेवेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कहीं ना कहीं जीपी के पास। जी एग्जैक्टली। तो मेरा बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर कैंसर एज वेल कि आपको अगर कोई इशू हो रहा है, कोई भी अलार्मिंग सिग्नल है, तो वो आप उसके रेलेवेंट डॉक्टर को दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेड एंड नेक, ओरल में कहीं कोई इशू है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि छाले पड़ रहे हैं, अल्सर्स है, नॉन हीलिंग है, सही नहीं हो रहे। अच्छा, कोई भी एक गोल्डन रूल ये है कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि क्या सिग्नल होता है। अच्छा, ये सिम्टम और जो सिग्नल है, मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगी, ठीक है, ताकि फिर मैं किसी किस्म का तातुल ना आए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें हैं कैंसर जैसे एक खौफनाक, मतलब नाम सुनते ही जिससे हम डर जाते हैं, वैसे मर्ज़ के वाले से बात करें, लेकिन यकीन माने ये मर्ज़ बिल्कुल भी खौफनाक नहीं रहता अगर हम बर वक्त तशख़ीस की तरफ चले जाएं, बर वक्त हम स्क्रीनिंग कर लें और साथ में
बहुत ज़रूरी है कि जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी और जो साथ में जो उनकी फैमिली होती है उनको भी आपने कैसे लेके चलना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो जिन्होंने केयर करनी होती है ना कैंसर पेशेंट की, उनका भी मेंटली तौर पे हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्रॉमेटाइज कर देती है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अलामात के वाले से बात करें थे, कुछ सिग्नल्स के वाले से बात करें थे, वो क्या सिग्नल्स हैं? अच्छा देखिए, गोल्डन रूल है एक, अगर हम सब फॉलो करें इस चीज़ को, कि कोई भी साइन, कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी अलामत जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब वो परसिस्टेंट है, दवाइयों से नहीं सही हो रही है, वो अलार्मिंग है। एक बहुत जनरल सा एक आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपको खांसी हो रही है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो अलार्मिंग है। फिर आपको उसके रेलिवेंट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आपको कोई डिस्फेजिया यानी खाने में निगलने में मुश्किल हो रही है, या फिर आपको कुछ मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है, अल्सर की शिकायत हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, वो परसिस्टेंट चल रहा है। देखिए, हर चीज़ कैंसर नहीं होती, ठीक है, ये सारे सिम्टम ज़रूरी नहीं है कैंसर में मिले, लेकिन ये अलार्मिंग है, कहीं ना कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये हम जैसे गैस्ट्रो की बात कर रहे थे, तो डिस्फेजिया हो रहा है, खाना निगलने में मसला हो रहा है, अगर आपको जिस्म में किसी भी हिस्से में आपको गुठली महसूस हो रही है, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ ब्रेस्ट में हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी किसी भी स्किन के उस पर आपको गुठली महसूस हो सकती है, वो नहीं ठीक हो रही, वो बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स वो अलार्मिंग है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपका वेट लॉस हो रहा है, एक तो हम खुद कर रहे हैं, और एक देखिए उसमें भी आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनफैक्ट अभी एक प्रोग्राम ही देख रही थी जिसमें उन्होंने अच्छा अवेयर किया लोगों को कि वो वेट लॉस के लिए ही डाइट कर रही थी, लेकिन उसी में उनको कैंसर हुआ, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाया। रीज़न क्या था कि वो तो ऑफ कोर्स डाइट कर ही रही थी, उसकी वजह से उनको वेट लॉस होना था, लेकिन ये कि वो इतना ज़्यादा वो हुआ तो थोड़ा सा उनको उस वक्त अलार्म हुआ, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांस स्टेज में जा चुकी थी। तो वेट लॉस हो रहा है, फीवर आपको रन कर रहा है, कॉज नहीं पता, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल नहीं है, और उसके बाद भी वायरल फीवर जो है वो 2-3 हफ्ते तक चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। कोई भी ऐसी जगह है जो बॉडी पेन है जो बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। यानी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेन की भी बात करें, आपको वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो गई है, और वो प्रोलॉन्ग हो गई है, तो उसको आपको उसके रेलिवेंट डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कॉज क्या है। तो 2 से 3 हफ्ते अगर किसी भी तकलीफ में आपके गुजर जाते हैं और वो नहीं ठीक होती, तो आपको उसके रेलिवेंट डॉक्टर को दिखाएं। बार बार मैं रेलिवेंट डॉक्टर क्यों कह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग नहीं जाते वहाँ पर। और डॉक्टर साहब, आप तो मुझे कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है, लोग तो वैसे भी बड़ी से बड़ी भी उनको तकलीफ होती थी, वो कहते हैं जी मुझे सर दर्द की गोली है, वो खा के चलो से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में मुझे होता है कि लोगों को कैसे हम ये कहेंगे कि नहीं भी अपनी जान जो है वो मैटर करती है और आपने निकलना है। हम इतना वैसे पैसा कर रहे होते हैं, एक्सपेंस कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए क्यों नहीं? हेल्थ है तो सब कुछ है ना, सेहत है। और जहाँ तक आप बात करें महंगाई की, देखिए अब हमारे पास अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और लोगों को इस बारे में आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए। जना कराची के अंदर जना है, सिविल है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप उसके रेलेवेंट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, गैस्ट्रो के पास जा सकते हैं, तो सारे उससे कंसर्न डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोकल GPs के पास, या हम ऑल्टरनेटिव जो हमारे होम्योपैथ है या हम हकीम की बात करें, इस तरह मैं ये नहीं कह रही कि इनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, होगा, कैंसर का इलाज इनके पास नहीं है, तो क्या होता है इनके पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती रहती है, वो सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, और बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो फिर कहीं ना कहीं क्योर के काबिल नहीं रहती। तो वो एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए बेहतर ये है, कोई भी सिग्नल आपको मिल रहा है, अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस नजर आ रहे हैं, उसको आप फौरन इन्फॉर्म करें। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, बच्चों में अब ज़रा इसकी मैं केयर ले जाती हूँ माँ की गोद से, when the child was conceived, तो वहाँ पे माँओं को भी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक माँ ही एनेमिक हो, तो क्या, और या उसको की ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो कितने चांसेस हो सकते हैं कि उसके बच्चे में भी वो चीज़ आ सकती है और फिर आगे किसी ऐसी सिवियर शक्ल इख्तियार कर सकती है? ओके, सो मौरूसी नहीं है अमूमन कैंसर जो होता है, और इस तरह से नहीं होता कि ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज़, बट ये है कि जैसे अपने एनीमिया का कहा, तो यस, अगर मदर एनीमिक है
तो फिर बेबी के भी एनीमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे यहाँ जो एनीमिया या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो यूजली रिलेटेड हैं टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आयरन डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में, सो वो रिफ्लेक्ट होती है फिर बेबीज़ में। सो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर इज़ नॉट, हम कहें कि जी जो इस तरह से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज, लेकिन ये है कि जेनेटिक चेंजेस आती हैं एट बर्थ भी कैंसर होता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बच्चों में 10-12 किस्म के कैंसर्स हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम अमूमन जब हम इस तरह के बच्चों के कैंसर के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं तो हम ये बताते हैं कि बच्चों का कैंसर इज़ हाईली क्योरेबल एज इन कंट्रास्ट टू एडल्ट ऑन्कोलॉजी। वहाँ पे एक बहुत आपको वास्ट टाइप के कैंसर्स मिलते हैं, बट बच्चों में जो 10-12 कैंसर्स के ग्रुप्स हैं ये दीज आर हाईली क्योरेबल। और ख़ासतौर पे जो ल्यूकीमिया है या बच्चों का जो लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हम उसको कहते हैं, ये बहुत हद तक काबिल इलाज है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये डिलेड प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्रोग्नोसिस को यानी सर्वाइवल रेट को कंप्रोमाइज़ करता है। ये हमें बच्चों में भी मिलता है कि अब हालांकि हम फैमिलीज़ या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बच्चों के बारे में, बट अगेन वही अवेयरनेस ना होना, फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिनाइल फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ डिनाइल्स में होते हैं। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि सार्कोमा के हैं या लिम्फोमा के हैं, वो बहुत बड़े बड़े मैसेज के साथ हमारे पास आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा होता है, दे नो इट कि देयर इज समथिंग गोइंग, कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है। बट वो ये कि फिर भी एक तो दूर दराज इलाकों में होते हैं, सो वो फैसिलिटीज़ नहीं है, रिमोट एरियाज में फैसिलिटीज़। अच्छा, मैंने इंडस में भी देखा जो, और बहुत सारे जहाँ पे बच्चों के, जहाँ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे जैसे बलूचिस्तान से बहुत लोग आए होते हैं, इंटीरियर साइड से बहुत आए होते हैं, तो क्या ये ज्योग्राफी, ये भी मैलन्यूट्रिशन का भी कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, मेन इशू ये है कि वहाँ सहूलियात ही नहीं है। सो वो ये इंडस एक रेफरल सेंटर बन गया है। इंडस में हमारे पास बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, पूरा इंटीरियर सिंध। अब वो एक ये कि दूसरे इदारे हैं कराची में, 3-4 दूसरे बच्चों के कैंसर को देखने वाले इदारे हैं, जैसे आगा खान है, NICH है, NICH में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है बच्चों के कैंसर का, बट वो लिमिटेड हैं। और इंडस में जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी हमारा जो सेंटर है, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कंट्री, कि हम कोई 65 बेडेड हॉस्पिटल, 65 बेडेड यूनिट है हमारा, जिसमें हम बच्चों के कैंसर का इलाज कर रहे हैं। सो इस वजह से एक रेफरल सेंटर बन गया है इंडस। तो बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में कोई सेंटर नहीं था आज से कुछ अर्सा पहले तक। अब कोयटा में वो भी इंडस के साथ, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का एक इंडस के साथ इश्तराक हुआ है, जिसकी बुनियाद पे वहाँ पे एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट। देखिए, एक इतनी तकलीफ है बच्चे को इतनी दूर उठा के लेकर आना। हाँ, सो इसी तरह से पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध में, पूरे सिंध में कहीं पे बच्चों के कैंसर का कोई यूनिट नहीं है। सो वो सारे फैमिलीज, अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फिर वो पूरी फैमिली को जो है वो मूव करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब लाजमत है बच्चे के साथ वालिदैन यानी माँ या वालिद वो भी साथ आते हैं, और वो फिर ये इलाज लंबा होता है। अमूमन जो कैंसर होते हैं, चली जाती है, लोगों को देखा कहीं पे लोग बिल्कुल ऐसा ही नहीं आते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की रजा में राजी हैं। और जो डेली वेजेस पे हैं, जो रोज मजदूरी वाले हैं, वो बेचारे यहाँ आते हैं, उनके पास ना रहने की जगह है, ना इलाज कराने के वसाइल हैं। सो वो 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक का इलाज है, उनको फिर कराची में तकरीबन साल या 6 महीने रहना पड़ता है। सो ये सारी इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। सही।